नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम युवा समय में। आज फिर एक बार हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारे मनोरंजन भरे सेगमेंट और आपकी मुलाकात कराने वाले हैं आज के खास मेहमान से। लेकिन इसके पहले हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं हमारे सुविचार से। सफल होने के लिए सफल होने की इच्छा असफलता के भय से अधिक तीव्र होनी चाहिए, इसलिए असफलता के भय से ज़्यादा सफलता की उम्मीद रखिए, आप निश्चय ही सफल होंगे। दोस्तों, आज के कुछ खास सेगमेंट्स हैं खेल खिलाड़ी, मनोरंजन और एक मुलाकात। खेल खिलाड़ी सेगमेंट में हमारा आज का विषय हर भारतीय का पसंदीदा विषय है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्रिकेट की। चाहे वह नुक्कड़ हो, चाय की टपरी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस, क्रिकेट प्रेमी आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ क्रिकेट प्रेमियों के लिए और आप जैसे युवाओं के लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक महिला युवा क्रिकेटर को। जी हाँ, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति यादव जी, जो एक युवा महिला क्रिकेटर हैं और क्रिकेट में अच्छे के छक्के छुड़ा देती हैं। तो स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी। आज हम प्रीति जी से बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं प्रीति जी कि आप सबसे पहले तो आप कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ पर दूरदर्शन में आकर, एक मुकाम आपने हासिल किया, फिर आप आकर के आज इंटरव्यू दे रही हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं? डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है जब आपको पता हो कि आपने अपने स्टेट के लिए 10 साल दिए हैं। 10 साल में काफ़ी लंबी जर्नी मैंने स्टे की है वहाँ पर, और अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि मुझे बुलाया गया और साथ में मेरे एक्सपीरियंस को यहाँ पर लोगों के बीच में शेयर करने का मुझे मौका मिला। और अगर मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है उससे लर्न करने का मौका मिलता है अगर मेरे जो साथी लोग हैं, तो मुझे खुशी होगी। अच्छा प्रीति जी, आपने शुरुआत करी होगी क्रिकेट खेलने की, तो अक्सर हम देखते हैं कोई भी क्रिकेट खेलने की शुरुआत करता है तो गली क्रिकेट से हम शुरुआत करते हैं। आपने भी बिल्कुल गली क्रिकेट खेला होगा और फिर आपने अपना एक सफ़र तय किया होगा, तो कैसी थी आपकी वो शुरुआत? बिल्कुल मैम, मैंने भी गली क्रिकेट से ही क्रिकेट स्टार्ट किया है। बचपन में मैं अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेला करती थी और फिर मुझे पता पड़ा कि वीमेंस क्रिकेट भी होता है, तो मैंने प्रोफेशनली फिर उसे ज्वाइन किया और फिर धीरे धीरे आज मुझे 14 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ के। अच्छा, जैसे आपने बताया कि भाइयों के साथ भी आप क्रिकेट खेलती थी, तो ऐसे कई रोचक किस्से रहे होंगे, मतलब आप लड़कों के साथ भी खेलती थी। और जब हम बात करते हैं एक महिला क्रिकेटर की और जब बात करते हैं आपके मुकाबला लड़कों के साथ, तो कई बार ऐसा हुआ होगा क्रिकेट फील्ड पर कि आपका लड़कों से मुकाबला हुआ और कई बार कुछ भेदभाव सामने आया या कुछ मजाकिया किस्से हो गए, तो उनमें से कोई रोचक किस्सा आप हमें बताएंगी? ऐसा तो हुआ नहीं कि मैं अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ मैचेस खेला करती थी, तो मुझे याद है कि काफ़ी लड़कों को मैं बहुत पसंद थी कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलती हूँ। उनको कभी लगा नहीं कि हमारे बीच में कोई लड़की क्रिकेट खेल रही है। काफ़ी बार ऐसा होता कि मम्मी बहुत मना करती थी, मम्मी घर से निकलना बंद कर देती थी कि प्रीति क्रिकेट लड़कों का गेम है, लड़कियों का गेम नहीं है। तो सारे लड़के मम्मी से रिक्वेस्ट करने आते थे, हाथ जोड़ के उनसे हेल्प मांगते थे कि नहीं प्रीति को क्रिकेट खेलने भेजिए, वो अच्छा खेलती है। तो उन लोगों के बीच में मतलब मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था और उन लोगों के बीच में ही मेरा क्रिकेट डेवलप हुआ। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि एक समानता का भाव आ रहा है, एक सोच में बदलाव भी आ रहा है। अच्छा, फिर आपने लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू करा गली क्रिकेट के बाद में, फिर आपने अकेडमीज़ भी कहीं ज्वाइन की होंगी, तो कैसे आपने ज्वाइन करी और औरों को आप कैसे बताएंगी कि कैसे हमें शुरुआत करनी चाहिए इस क्षेत्र में, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? डेफिनेटली आपको, जैसे आप क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हो, आपको कोई गेम स्टार्ट करना है, तो आपको एक एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए जिससे आपको पता पड़े कि एक्चुअल में क्रिकेट है क्या, बेसिक क्या है। तो जब आपका बेसिक क्लियर होगा, आप क्रिकेट सीखोगे, आप क्रिकेट से लर्न करना सीखोगे कि कैसे क्रिकेट खेला जाता है, कैसे क्रिकेट को एंजॉय किया जाता है, कैसे क्रिकेट को जिया जाता है। तो जब आप वहाँ पर पहुँचते हो तो आपको काफ़ी चेंजेस मिलते हैं, काफ़ी कुछ ग्रो मिलता है अपनी लाइफ में, क्रिकेट में कॉन्फिडेंस फील आता है, तो अच्छा रहता है। जी, अच्छा, जैसा आपने बताया कॉन्फिडेंस आता है, साथ ही टीम वर्क भी हमें सिखाता है, तो और क्या आप समझती हैं कि खेल हमें और क्या सिखाता है? खेल हमें
क्रिकेट में तो सिखाते ही है, लेकिन क्रिकेट के अलावा हमें रियल लाइफ में भी काफ़ी इम्प्रूव करता है। जैसे हमारा वेल डिसिप्लिन अच्छा हो जाता है, लोगों के लिए अटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है, लोगों के लिए रिस्पेक्ट आती है, हम लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। और एक जो चीज़ होती है, जैसे क्रिकेट में हमें सिखाया जाता है कि आखिरी बॉल तक हमें होप नहीं हारनी है, मैच नहीं हारना है, आखिरी बॉल तक हम लोग को मैच जीतने के लिए एफर्ट्स करने हैं। तो वो हमें रियल लाइफ में भी सिखाते हैं कि हमें ज़िंदगी में भी कभी ऐसा पड़ाव आ जाए, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम हारने वाले हैं, हमें क्विट नहीं करना, हमें डटे रहना है और डेफिनेटली जीत होगी हमारी। बिल्कुल। अच्छा, काफ़ी लंबा समय आपका रहा है, आपने कई सारे टूर्नामेंट्स खेले और कई कैंप भी आपने किए हैं, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? क्या क्या आपने कौन कौन से टूर्नामेंट खेले, आपने कैंपेन किए, आपने जो कैंप किए, वो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? बिल्कुल मैम, मैंने अभी तक एमपी के लिए 10 साल से क्रिकेट खेल रही हूँ, अलग अलग एज ग्रुप में। अच्छा। जैसे मैंने अंडर 19 खेले हैं, 23 खेले हैं और 10 साल से मैं सीनियर टीम में हूँ। इसके अलावा मैंने 5 जोन्स भी खेले हैं। जो क्रिकेटर हैं वो समझ जाएंगे कि जोन्स क्या होता है। और फिर मैंने एनसीए कैंप अटेंड किया है, जेडसीए कैंप अटेंड किया है, इंडिया कैंप अटेंड किया है और लास्ट ईयर आईपीएल टीम में भी मैं नॉमिनेट हुई थी। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया कोविड की वजह से। बट कोई बात नहीं, आगे भी मैचेस होने वाले हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा वापस नाम आए और मैं आईपीएल टीम में भी खेलूँ। बिल्कुल, आप ज़रूर सफल होंगी। अच्छा, ये तो बात हुई क्रिकेट की। अब क्रिकेट के अलावा आपकी और भी कई सारी रुचियाँ होंगी, कई सारे क्षेत्रों में आपको रुचि होगी, पढ़ाई भी आपने शुरुआती तौर में करी होगी, तो और क्या-क्या आपकी अन्य रुचि है? हाँ, मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, पेंटिंग बहुत पसंद है, बुक रीड करना बहुत पसंद है, लोगों के बीच में मस्ती करना बहुत पसंद है, अच्छा। कॉमेडी करना बहुत पसंद है। मस्ती मजाक हमेशा मैं करती रहती हूँ, तो ये सब मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट के अलावा भी। अच्छा। लेकिन मैं इन चीज़ों में भी क्रिकेट को एंजॉय करती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये हो गई आपकी अन्य रुचियाँ। अब हमने देखा कि एक कोरोना का दौर आया, एक महामारी आई और लॉकडाउन लग गया, काफ़ी कुछ बदलाव आ गए, हमारी जीवन शैली में कई परिवर्तन आ गए। तो ऐसे ही कुछ परिवर्तन क्रिकेट के क्षेत्र में भी आए होंगे, तो वो कौन से बदलाव थे और कैसे उनसे डील किया जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने, और क्या कुछ किस्से थे उस समय के, लॉकडाउन के समय के और कोरोना के समय के? वैसे तो काफ़ी बड़ी मुसीबत आ गई थी इस पूरे वर्ल्ड पे कि कोविड आ गया था, घर में बैठना पड़ रहा था। तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट ख़त्म हो गया था या क्रिकेट रुक गया था, नहीं, घर में भी हम लोग कर रहे थे, दिमाग में क्रिकेट चलता ही था, मोटिवेशन वीडियो देखते थे, जब मौका मिलता था तो जैसे हल्का फुल्का नॉकिंग बैटिंग कर लेते थे। बट इसके बाद थोड़े चेंजेस आए, थोड़े क्रिकेट लॉज भी चेंज हुए, क्रिकेट का डिसिप्लिन चेंज हुआ। जैसे हम लोग क्रिकेट तो स्टार्ट हुआ ही, लेकिन उसमें काफ़ी चेंजेस आए कि हम लोग बाहर नहीं आना जाना कर सकते हैं, होटल में ही रहेंगे। आपको मतलब कोविड के जो 7 दिन आपको लॉकडाउन की तरह रूम में ही रहने पड़ेंगे। और फिर इसके बाद आपको मैच खेलने को मिलेगा, उसमें भी आप एक सर्कल होता है, एक सिक्योरिटी होती है, उसी के अंडर में रहना है। आप होटल से सीधे बस में जाएंगे, बस से सीधा आप ग्राउंड जाएंगे, आप मैच खेलेंगे और मैच खेलने के बाद सीधा बस में और बस से सीधा होटल। ये पूरा 1 महीना आपको बिल्कुल एकदम पैक कर दिया जाता है। तो ये चेंजेस आए हैं। बाकी जितना भी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन ही होती हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट तो हो ही गया है, लेकिन ये अच्छा भी है क्योंकि सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी भी है। अच्छा, शुरुआती समय में थोड़ी सी मुश्किलें भी हुई होंगी नई जो शैली है उसको अपनाने में, है ना? बिल्कुल। अच्छा, लोगों के विचार भी काफ़ी इस चीज़ पर बदले होंगे कि जब एक लड़की क्रिकेट खेलती है तो जब शुरुआत करते हैं तो लोगों के विचार कुछ और होते हैं, और जब आप कामयाब हो जाते हैं तो लोगों के विचार बदलने लगते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, तो क्या कभी ऐसा कोई किस्सा हुआ? बिल्कुल मैम, एक्चुअली मेरी मम्मी कभी नहीं चाहती थी कि मैं क्रिकेट खेलूं। अच्छा। क्योंकि उनको हमेशा लगता था कि क्रिकेट लड़कों का गेम है, और वो हमेशा मुझे बचाती रहती थी कि नहीं, तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना है। लेकिन मेरे पापा हमेशा मुझे ग्रो करते रहते थे कि प्रीति कोई बात नहीं, खेलना है खेलो, अगर खेलना है तो दिल से खेलो। वो हमेशा खुश होते थे। एक टाइम ऐसा आया कि मैंने जब प्रोफेशनली ज्वाइन किया क्रिकेट, और इसके बाद मेरा इंडिया कैंप पता पड़ा कि मेरा इंडिया कैंप में नाम आ गया है,
तो फिर काफ़ी जब मम्मी पापा को प्रेस वाले घर में आ गए और मम्मी पापा से जब पूछने लगे कि आपको कैसा लग रहा है, तो मेरा मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई, उनको प्राउड फील हुआ कि नहीं, मेरी बेटी का भी एक टाइम था कि वो रोकना चाहती थी मुझे। अच्छा। और आज एक टाइम है कि वो मुझे आशीर्वाद दे रही हैं कि नहीं बेटा, अपनी लाइफ में क्रिकेट में बहुत ऊपर जाओ। इसी ऐसे उन्होंने आशीर्वाद खूबसूरत है दिया। और प्रेरणा देती है ये बात बिल्कुल हमें। बिल्कुल। अच्छा, ये हुई घर से भी आपने संघर्ष किया, कई संघर्ष आपको ग्राउंड पे भी करने पड़ते होंगे जब आप क्रिकेट खेलने जाती होंगी। कई बार आप बाहर खेलने जाती होंगी, जिला खेलने जाती होंगी, रणजी भी आपने खेला है, हम दर्शकों को बता दें। तो उस समय भी आपको कई संघर्ष का सामना करना पड़ता होगा, तो उसके कुछ किस्से? देखिए, क्रिकेट है, इसमें उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, अप एंड डाउन हुआ है मेरी लाइफ में भी। काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मैं इंजर्ड भी हुई हूँ, काफ़ी बार ऐसा हुआ कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे। कई बार ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, अपने आप से इरिटेट हो रहे हैं, अपने आप को पुश कर रहे हैं, तो ये उतार चढ़ाव आते रहे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये रही है कि मैंने कभी अपने आप को क्विट नहीं किया अपने आप से। मैंने कभी अपने आप को लो नहीं समझा कि नहीं यार, नहीं हो रहा है तो इसे छोड़ो, क्रिकेट अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रहे तो क्रिकेट छोड़ो, या कुछ नहीं भी हो पा रहा है तो आप ये ख़त्म करो। लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को पुश किया कि नहीं, क्विट नहीं करना है, क्विट नहीं करना है। और आज मैं 10 साल हो गए हैं बनी हुई हूँ और खेल रही हूँ। अच्छा, कोई आपकी प्रेरणा भी रही होंगी जिनको आपने देख कर के क्रिकेट खेलना शुरू किया और इस क्षेत्र में जाने का आपने निश्चय किया। तो कौन थी आपकी प्रेरणा? किसी से आप बिल्कुल प्रेरित हुई होंगी? डेफिनेटली मेरे को जडेजा बहुत पसंद है। अच्छा। रविंद्र जडेजा बहुत पसंद है, मेरे रोल मॉडल वही हैं। मैं अपने आप में उनको फील करती हूँ। जब मैं फील्ड पे होती हूँ तो मुझे उनका एग्रेशन बहुत पसंद है। उनकी जो अदर ग्राउंड से जब वो बाहर होते हैं तो वो बहुत मस्ती करते हैं, तो मैं अपने आप को उन्हीं में बहुत ज़्यादा खो जाती हूँ। मैं भी बहुत मस्ती करती हूँ, और जब ग्राउंड पे रहती हूँ तो मैं भी लेफ्टी बैट्समैन हूँ, तो उनकी तरह हिटिंग करती हूँ, उनकी तरह फील्डिंग करती हूँ, और उन्हीं की तरह बॉलिंग भी करती हूँ। जो जैसे दिमाग लगाते हैं कि बॉलिंग में थोड़ा सा वेरिएशन, बॉलिंग में दिमाग लगाते हैं, तो वो मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा है। मैं पर्सनली भी उनके साथ NCA में रही हूँ 7-8 दिन, तो मैंने उनसे बातें की, उनका दिमाग पढ़ने की कोशिश की, उनसे बातें भी की कि सर ऐसा अगर सिचुएशन आ जाता है मैच में तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया। और अब जब मैच होते हैं और वो सिचुएशन आती है तो मैं वही चीज़ को फॉलो करती हूँ, और मुझे काफ़ी मदद मिलती है उनकी उस छोटी सी बात से। आज तक मुझे मदद मिल रही है। अच्छा, ये तो हुई आपकी कहानी। अब हम बात करते हैं और लड़कियों की कहानी जो इस क्षेत्र में जाना चाहती हैं, क्रिकेट में जाना चाहती हैं। तो आप कैसी स्थिति देख रहे हैं इस वक्त महिलाओं की, युवा महिलाओं की क्रिकेट के क्षेत्र में भारत में? अभी मैं बात करूं कि अभी 7-8 साल हम लोग पीछे चले जाएं तो एक टाइम था कि एक डिवीज़न की लड़कियां 15 गर्ल्स को इकट्ठा करने में भी मतलब बहुत एफर्ट्स करने पड़ते थे कि 15 लड़कियां बस खड़ी हो जाएं। एक टाइम ऐसा आता था कि घर घर जाके बुलाना पड़ता था कि चलो क्रिकेट खेलो। और आज क्रिकेट में इतना क्रेज़ बढ़ गया है कि आज इतनी लड़कियां आती कि 100-125 लड़कियों को आप बाहर कर देते हो टीम सेलेक्ट करने के बाद भी। तो काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी लोगों की थिंकिंग में चेंजेस आए हैं, लोगों की इंटरेस्ट दे रहे हैं कि नहीं हमारा बच्चा भी अब क्रिकेट खेले। लड़कियों का क्रेज़ बहुत बढ़ गया है, लड़कियां अब ऑप्शन में आने लगी हैं कि नहीं अब हमें भी क्रिकेट खेलना है, और ट्राई कर रही हैं कि वो भी अब क्रिकेट में इंडिया खेलें, IPL खेलें, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ गया है। IPL लीग स्टार्ट हो जाएगी इस साल से। इंडिया टीम में भी अब ऐसा है कि पहले 15 की टीम जाती थी, अब 20 के ऑप्शन बढ़ गए हैं। तो सब लोग लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं मतलब उनकी मेहनत कामयाब हो और आज वो कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, क्रिकेट खेलना तो आना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ और भी गुण होते हैं जो कि एक खिलाड़ी में होते हैं। जैसे हम देखते हैं स्पोर्ट्समैनशिप होती है कि एक खिलाड़ी कई बार दूसरे खिलाड़ी को प्रोत्साहित भी करता है, और ऐसे कई सारे गुण होते हैं। तो ऐसे कौन से गुण हैं जो आप समझती हैं कि एक खिलाड़ी में होना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो एक खिलाड़ी में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में वो ये भी करता जाए कि जो उसने इतनी लाइफ जर्नी क्रिकेट को दी है तो वो अपने जूनियर बच्चों के साथ शेयर करे, ताकि वो शेयरिंग से वो बच्चों को काफ़ी कुछ
लर्न करने को मिले, और उससे अगर थोड़ा भी वो मोटिवेट होता है, थोड़ा भी अपने आप को लर्न करता है, तो वो उसकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, शुरुआत में जब आप स्कूल में थी, फिर जब आपने पढ़ाई करी, गली क्रिकेट खेला, तो पढ़ाई में भी आपकी रुचि रही होगी बिल्कुल शुरुआती दौर में, तो कैसी रही वो? कहाँ से आपने पढ़ाई करी, फिर आपने कौन सी एकेडमी ज्वाइन करी, कैसे वो जर्नी तय करी? संस्थाओं के नाम आपकी? स्कूल तो मैंने काफ़ी जल्दी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे क्रिकेट मैं मतलब इतना, वो कहते हैं एकदम एंथुजियाज्म, एकदम पागल होना जी। तो मैं वैसी ही थी क्रिकेट के लिए। कई बार तो मैंने बक मारी स्कूल से। अच्छा। तो फिर प्रोफेशनली जब मैंने क्रिकेट ज्वाइन किया, तो मैंने एक एकेडमी में, मॉडल क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ शुक्ला सर के अंडर में मैंने बैट पकड़ना सीखा। अच्छा। बॉल पकड़ना सीखा। फिर इसके बाद धीरे धीरे पता पड़ा कि कंपटीशन बढ़ गया है, क्रिकेट कैसे खेलना है, एकेडमीज कैसे, अगर यहाँ पर अच्छा नहीं हो रहा तो आप थोड़ा और आगे की एकेडमी में देख सकते हैं। तो मैंने कुछ 2-3 एकेडमी चेंज भी किए हैं, क्योंकि क्या होता है कि मैं अपने आप को जानती हूँ कि मेरा पेट नहीं भरता है, अगर जितना मुझे सिखाया जाता है उतना कम होता है। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे और सीखना चाहिए या और थोड़े अच्छे कोचेस के पास जाना चाहिए। तो मैं उनके पास जाती हूँ और उनसे हर वो क्वेश्चन पूछती हूँ कि सर बॉल ऐसा क्यों जा रहा है, बैटिंग ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, मेरे शॉट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वो मुझे बताते हैं। कई बार मैं होता है कि लिख के रखती हूँ वो चीज़, अपने पैड पे लिखती हूँ, ग्लव्स पे, ताकि मैं बैटिंग बॉलिंग जब करूँ तो मुझे वो पढ़ते हुए याद रहे। अच्छा। तो मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ और इसी से मेरा क्रिकेट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और काफ़ी कुछ मुझे सीखने को भी मिलता है। अच्छा, हम देखते हैं क्रिकेट, तो हम देखते हैं क्रिकेट में जब जीत हो जाती है तो उसके बाद का जश्न भी हम उतनी रुचि के साथ में देखते हैं। तो बहुत सारी मस्ती भी होती है खिलाड़ियों के बीच में, तो और लड़कियां हैं तो बिल्कुल और भी मस्ती होती होगी। तो ऐसी कोई मस्ती के किस्से जो होते हो कभी खिलाड़ियों के बीच में? नहीं, मस्ती मजाक तो होता ही रहता है। हम लोग मैचेस खेलते हैं और इसके बीच में काफ़ी गैप्स भी मिल जाते हैं। अच्छा। तो उसमें पार्टीज़ होती हैं। जैसे मैं आपको लास्ट किस्सा बताती हूँ कि हम लोग का लास्ट हम वनडे खेलने गए थे अक्टूबर में। तो वहाँ पर दिवाली पड़ गई थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने ट्रेडिशनल टाइप में एक पार्टी अरेंज की। उसमें ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आने थे, जैसे हर कुछ नहीं पहनना है। अच्छा। जो हमारा भारतीय सभ्यता कहती है कि नहीं, आपको कुर्ता पजामा ही पहनना है, और लड़कियां हैं तो या तो आप साड़ी पहनिए या सूट वगैरह। तो वो थोड़ा मस्ती मजाक भी था, लेकिन अजीब भी था, क्योंकि अपन ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं, ऐसा थोड़ा कल्चर से दूर रहते हैं। लेकिन फिर सब कुछ अच्छा रहा। हम लोगों ने फिर पार्टी एंजॉय की। पार्टी में काफ़ी हम लोगों ने कॉमेडी की, मतलब और जोक सुनाए, डांस किया और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए एक दूसरे से के कॉमेडी वाले। तो काफ़ी अच्छा रहा वो, क्योंकि एक फैमिली है और फैमिली के बीच में वो सब कुछ हुआ, तो काफ़ी हम लोग की फैमिली के लिए अच्छा रहा। अच्छा, कैसी कॉमेडी करते थे? कोई गाना भी गुनगुनाते होंगे, गुनगुना के दिखाएंगी कोई गाना? नहीं, मैं गाना तो नहीं गुनगुनाती हूँ, बट मैं कपिल शर्मा से मुझे बहुत पसंद है, और कपिल शर्मा तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो उसकी छोटी छोटी चीज़, छोटी मजाकिया बातें मुझे बहुत पसंद है। तो मैं कॉमेडी करती रहती हूँ पूरी टीम में। तो जब भी ऐसी कोई बात आती है या ऐसा माहौल डल सा हो गया या हम लोग सब अपसेट हैं, तो मैं ऐसा कोई ना कोई बात कर देती हूँ जिससे माहौल थोड़ा सा खुश हो जाए, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है। तो मुझे वो सब करना बहुत पसंद है, मिमिक्री करना बहुत पसंद है। तो किसकी मिमिक्री करते हैं? मिमिक्री में राजू श्रीवास्तव की करती हूँ और कपिल शर्मा। थोड़ी सी मिमिक्री हमें करके दिखाएंगी? वैसे तो मुझे यहाँ पर अजीब लग रहा है थोड़ा करना, लेकिन वो कॉमेडी करते हैं कि शाहरुख खान की करते रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, हमारे दर्शक आपको देख करके काफ़ी खुश होंगे, तो एक आपका ये रूप भी आपका हम देखना चाहेंगे, थोड़ी सी कुछ मिमिक्री। मैं मिमिक्री तो नहीं करूँगी, बट एक जोक सुना दूँगी। हाँ, बिल्कुल सुनाइए। जो राजू श्रीवास्तव बताते हैं कि एक बार अनिल कपूर एक शॉप में गए, कैब की शॉप में गए। वहाँ बोलते हैं कि मुझे कैब दिखाओ। तो शॉप वाला दिखाने लगा कैब की, एक कैब निकाला, 2 कैब निकाला, 3 कैब। तो ऐसे ऐसे 2 घंटे बीत गए और 400-500 कैब देख ली। अच्छा। और फिर 400-500 कैब देखने के बाद अनिल कपूर को वो कैब बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो उन्होंने एक कैब उठाया, सिर पर डाला और उससे बोलते हैं कि ये कितने की है। तो जो ऑनर थे उनने कहा, ये पहन लो और निकल लो। आपके दिन ठीक नहीं चल रहे हैं,
आप जो कैप पहन के आए थे ये वही है। अच्छा। ये वाला मैं हमेशा सुनाती हूँ लोगों को, बहुत मुझे अच्छा लगता है, हमेशा याद भी रहता है। अच्छा, अब युवाओं को आप कोई संदेश देना चाहें, क्योंकि विदा लेने का वक्त हो गया है, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जो क्रिकेट के क्षेत्र में युवा रुचि रखते हैं, लड़कियां जो रुचि रखती हैं, उन्हें क्या संदेश देंगी आप? मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि आप अगर क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हैं या क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कोई एकेडमी ज्वाइन कीजिए और सबसे पहले बेसिक पे काम करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि हम आईपीएल देखते हैं, इंडिया टीम को देखते हैं खेलते हुए, तो हमारा हमेशा दिल करता है कि हमें जल्दी से आईपीएल खेलने को मिल जाए, जल्दी से स्टेट टीम को खेलने को मिल जाए, जल्दी से इंडिया खेलने को मिल जाए। लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है। जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं या खेल चुके हैं, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी मेहनत से वहाँ पर पहुँचे हैं। तो आपको भी बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया तो आपका जो आने वाला टाइम है वो आपको नई नई चीज़ें सिखाएगा और आप उसी चीज़ को सीखकर काफ़ी आगे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वही मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेसिक को छोड़ के और दूसरी चीज़ों में कि हम लोग नया सीख लें, बड़ा सीख लें, तो वो नहीं होता। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। आप हमेशा मतलब कम ही रहोगे कि नहीं मेरा बेसिक क्यों क्लियर नहीं हो रहा है। आप कितना भी ऊपर जाओ, आपको हमेशा बेसिक पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा प्रीति जी, हम देखते हैं कि अभिभावकों को भी हमें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। तो लड़कियों के और खिलाड़ियों के अभिभावकों को, उनके माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि आप अगर कोई बच्ची है क्रिकेट स्टार्ट करना चाहती है या कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहती है, तो आप उसको सपोर्ट ही कीजिए। आप उसे सपोर्ट कीजिए, उसे मोटिवेट कीजिए, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत कीजिए। क्योंकि ये बाहर की जो दुनिया है वो आपको देने के लिए नहीं बैठी है, आपका स्वागत करने के लिए नहीं बैठी है। हर कोई आपको काटना चाहेगा, डिमोटिवेट करना चाहेगा। तो घर से ही अगर उसे मोटिवेशन मिल रहा है कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे घर में फैमिली है, वो मुझे मोटिवेट कर रही है कि मैं आगे बढ़ूं, तो वो घर से ही वो सोच कर निकलेगी कि नहीं मेरी फैमिली चाहती है तो मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है। लेकिन अगर आप घर में ही अगर किसी टाइप का नेगेटिव इन्वायरमेंट रखते हैं और उसके थिंक में डाल देते हैं कि नहीं तुम नहीं कर सकती हो, तो वो बाहर जाके भी उसे वैसा ही फील आएगा। तो आप उसे हमेशा मोटिवेट करिए और अगर उसका रुचि जिस चीज़ में भी है, अगर उसकी रुचि है तो आप बिल्कुल उसे उसी फील्ड में जाने दीजिए। आप फोर्स मत कीजिए कि आप अगर सिंगिंग करते हो तो आप क्रिकेट खेलो और अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हो तो। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, और आपसे बहुत सारी प्रेरणा ली हमारे दर्शकों ने और बहुत कुछ सीखा। तो दर्शकों, इसके साथ अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की और मनोरंजन की। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ और थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं। विनोदिनी नन्दिनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। दैवम अम्मे जगत्ति मूलम अम्मे आदियु अंतम अम्मे सृष्टिकी सारं सर्वम अम्मे नीकु जन्मनिच्చి अम्मे निन्नु ఒడిలో చేర్చి అమ్మే నిన్ను నీలా పెంచి తెల్లయ్యక్కై చల్లై వదిలే ప్రతి రూపం కానై నీ తోడు నీడ కానై నీ చిన్న నాటి నుండి నీ ఆట బొమ్మై ఉండి నువ్వు ఆడిన వాడిన కొట్టిన తిట్టిన నీతో నైవంతో నిన్ను నీలా ప్రేమించే నిస్వార్థమైన ప్రేమే అమ్మ పురవర వర్షిణి దుర్ధర దర్శిని దుర్ముఖమర్షిణి హర్షరతే త్రిభువన పోషిణి శంకర దోషిణి కల్మషమోచని ఘోరరతే ధనుజని రోషిణి దుర్మద
शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की और अब हमसे मुलाकात करने आ रही हैं जागृति अवस्थी, जिनसे आपको मुलाकात करवाएंगी मेरी साथी निवेदिता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा समय में। मैं हूं निवेदिता। दोस्तों, हर वर्ष यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा का फॉर्म लाखों एस्पिरेंट्स भरते हैं और उन लाखों में से शायद 1000 से भी कम का वो सपना पूरा हो पाता है और उन 1000 में से भी 100 से भी कम एस्पिरेंट्स को मौका मिलता है IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में प्रवेश करने का। दोस्तों, आज इस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उनको शायद इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे जागृति अवस्थी से। तो चलिए दोस्तों, उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया, उसके पीछे का स्ट्रगल क्या था। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं जागृति से। जागृति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद निवेदिता। जागृति, ये सवाल आपसे शायद कितने ही लोग पूछ चुके होंगे और आप इसका आंसर देते देते थक गई होंगी, पर मैं आपसे फिर से ये सवाल पूछूंगी कि जब आपने अपना रिज़ल्ट देखा तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी और आपका क्या रिएक्शन था जैसे आपने अपना जो रिज़ल्ट शीट होती है वो खोली? देखिए, क्योंकि मेरे पेपर्स अच्छे हुए थे, मैंने मेहनत की थी परीक्षा प्रक्रिया में, तो मुझे उम्मीद थी कि मेरा नाम होगा। कहीं ना कहीं वो एक टॉप 100, टॉप 150 उस तरह का एक अनुमान था। लेकिन जब रिज़ल्ट को देखा, दूसरी रैंक आप एक्सपेक्ट नहीं करते, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड लगा। उसको 2-3 बार 2-3 लोगों से चेक कराया कि कहीं मैंने गलत तो नहीं देख लिया। बहुत खुशी हुई मुझे और लगा जैसे कि 2 साल का कठिन परिश्रम आज सार्थक हो गया। जी, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप एग्ज़ाम तो क्लियर कर लेंगी, पर दूसरे स्थान पे ही अपना नाम देख के शायद आप बहुत ज़्यादा, क्या सबका रिएक्शन था घर में? आपके घर में और कौन कौन है, आपके फैमिली मेम्बर्स और कौन है, और उन सबका क्या रिएक्शन था? जैसे आपने देखा कि आपका नाम 2nd पोजीशन पे है, तो आपने क्या कुछ किया, कैसे सेलिब्रेट किया उस मोमेंट को? देखिए, जैसे ही रिज़ल्ट आया उस समय मैं अकेली थी जी। तो जब मैंने Ctrl F करके सीधे अपना नाम ढूंढा और वो दूसरे नंबर पे था, तो मैंने तो चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि क्योंकि आप इतनी दिनों से मेहनत कर रहे होते हैं, एक अनसर्टेनिटी में रह रहे होते हैं जी, तो जब वो मोमेंट फुलफिल होता है ऐसा लगता है समय रुक गया हो। और जैसा आपने मेरे घर वालों के रिएक्शन की बात की, मेरे घर में हम 4 लोग हैं। मेरे पापा जो प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल में जी। मेरी मम्मी जो कि एक होम मेकर हैं, मेरा छोटा भाई है जो MBBS 2nd ईयर गांधी मेडिकल कॉलेज में है। तो जब मैं चिल्लाने लगी तो मेरा भाई बाहर आया और मेरे आंखों में आंसू थे, तो उसने पूछा बस ये बता दो कि ये रिजल्ट निकल गया या नहीं निकला। खुशी ये है रिएक्शन कि खुशी के हैं या कुछ शौक है? तो जैसे ही मैंने उसे बताया वो बहुत खुश हुआ, उसने दोबारा चेक किया। मेरी मम्मी को कहीं ना कहीं एक पहले से कॉन्फिडेंस था कि ऐसा रिजल्ट आएगा, तो वहीं उन्होंने गले से लगा लिया, बहुत खुश थी। मेरे पापा थोड़े से संयमित थे, तो उन्होंने खुश बहुत थे लेकिन थोड़ा सा संयम बनाए रखा और उनका रिएक्शन था कि आज ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली और बस इसी तरह से सब लोग बहुत खुश थे। सेलिब्रेशन के लिए हम सबसे पहले मिठाई लेकर के आए और उसके बाद बहुत सारे लोग घर में आने लगे, हमारे जानने पहचानने वाले मीडिया के लोग, तो सभी ने इतना अप्रिशिएट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। उस रात पे हम लोग शायद सिर्फ 2 घंटे सोए। तो सिर्फ आप 2 घंटे सो पाई क्योंकि आपके घर में एकदम सारे आपको मीडिया अटेंशन और न्यूज़पेपर वाले, एकदम सेलिब्रेटरी माहौल हो गया होगा घर में? जी, सेलिब्रेटरी माहौल था और नींद इसलिए नहीं आई कि जब सब चले भी गए तो हम इतना एक्साइटेड थे कि शायद जब खुशी ज़्यादा हो जाती है तो हम शायद वो फीलिंग सिंक इन करने में भी टाइम लगता है कि अब निकल गया है फाइनली और आपकी दूसरी रैंक आ गई है। बिल्कुल, वो सिंक इन होने में टाइम लगता है। आई थिंक वो अभी भी हो रहा है।
जी जागृति, जब भी किसी का रिजल्ट आता है तो आम लोग बस टॉप ऑफ द माउंटेन देखते हैं कि बस सक्सेस मिल गई है, पर शायद हर बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका ढांचा पहले तैयार होता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। हमें सिर्फ सक्सेस मिलती है, पर बिल्कुल ये आपके साथ भी होगा कि आपने काफ़ी मेहनत की होगी और आपका एक बहुत ही बैकग्राउंड होगा जिसमें आप दिन रात लगी रहती होंगी। तो हम आपकी स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में तो आएंगे ही, पर उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपका स्कूली जीवन कैसा रहा। आपने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ से की है, और आप अपने स्कूल लाइफ के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, मेरा जन्म छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में एक ग्राम पड़ता है निवारी जी, वहाँ हुआ था। और मेरी जो शुरुआती शिक्षा होती है वो फर्स्ट सेकंड तक की वो मैंने वहीं पूरी की। उसके बाद मैंने अपनी 5वीं तक की शिक्षा छतरपुर के महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में पूरी की जी। उसके बाद हम लोग भोपाल आ गए, पापा का यहाँ पे जॉब आ गया। भोपाल में मैंने महर्षि विद्या मंदिर रतनपुर भोपाल से स्कूली शिक्षा को पूरा किया। स्कूल की यदि बात करूं तो मेरी पढ़ाई में रुचि थी जी, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी थी, लेकिन मुझे इस विषयों के बारे में जानना अच्छा लगता था जी। एक प्रतिस्पर्धा की जो माहौल बनी रहती है उसको मैं एंजॉय करती थी, क्योंकि मैं उससे मुझे भी अपने इम्प्रूव करने का मौका मिलता था जी। सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो मैंने स्कूली शिक्षा के दौरान सीखा वो ये था कि मेरे टीचर्स ने मुझे ये भरोसा दिलाया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आत्मविश्वास सीखना, लोगों के सामने अभिव्यक्त करने की कला सीखना, जी। इस तरह की जो जीवन के मूल्य स्किल्स हैं जी। वो सब मैंने स्कूल में सीखे। जी, तो आप स्कूल में भी आपका पढ़ाई की तरफ रुचि थी और आप ये चाहती थी कि आपके अच्छे ही मार्क्स आएँ और आप एक बिल्कुल नॉलेजेबल बनी रहें और आप अपने विषयों पे भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें। जागृति, आपके स्कूल में ऐसे क्या मोमेंट्स हैं जो आप अभी भी चेरिश करती हैं और याद करके आपको बहुत अच्छा लगता है? आपकी कोई फेवरेट शिक्षक हो, शिक्षिका हो, और आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, ऐसे 2-3 मोमेंट्स हैं, मेरे फेवरेट भी हैं और उनसे मैंने कुछ सीखा भी है। मुझे याद है मैं क्लास 11th में थी और एक दिन मैं एब्सेंट थी, जिस दिन इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ा दिया गया जी। और दूसरे दिन कम बच्चे आए थे, तो मैडम ने कहा कुछ असाइनमेंट दे करके कि आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं गई और मैंने उनसे कहा मैम उस दिन नहीं आई थी, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वो मुझे पीछे की सीट पर ले जा करके उन्होंने मुझे पूरा चैप्टर पढ़ाया जी। उस दिन मैंने एक तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे टीचर्स के साथ साथ शायद मेरे पेरेंट्स भी हैं जी, तो टीचर्स के प्रति जो मेरा लगाव है, इस तरह के छोटे छोटे मोमेंट जो थ्रू आउट हैं, ये क्योंकि लेटेस्ट है तो याद आ रहा है। साथ ही मैंने वर्क के प्रति कमिटमेंट को समझा जी। कि सिर्फ ड्यूटी ये नहीं है जो आपको प्रिस्क्राइब्ड है, ड्यूटी कई बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना, भले ही वो समय सीमा के बाहर हो, उसको भी इंक्लूड करती है। ये पाठ मैंने अपने शिक्षकों से सीखा है। इसी तरह एक बार मैं रो रही थी जब मैं बचपन में शायद 6वीं 7वीं में थी और मैं छुट्टी कुछ शायद बीमार थी और वो छुट्टी हो गई और परीक्षा में मैं नहीं कर पाई। उस तरह की मैं रही हूँ शुरू से कि मुझे बुरा लगता था तो मैं रोने लग गई जी। तो मेरी संस्कृत की टीचर मुझे कोने में ले जा करके बोली कि जीवन में कई ऐसे मोड़ आएंगे जी। जहाँ पर उतार चढ़ाव आएगा, हर उतार पे उचकना, मतलब वो उस सेंस में उन्होंने बोला, और हर जब चढ़ाव आए उस समय अपने पैरों को जमीन पर बनाए रखना, यही तुम्हें आगे लेकर के जाएगा जी। तो इन सीखों को मैंने अपने पूरे जीवन में पूरी प्रक्रियाएं जो मैंने की हैं उसमें बना करके रखा। और मैं इवन आपके इस माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास बना करके रखिए, उतार चढ़ाव आएंगे उनमें अपना संयम बना करके रखिए। जी, तो आपके स्कूल टीचर्स भी आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव साबित हुए। वो हमेशा आपको पुश करते थे कि नहीं, आपको अपनी लिमिट्स और क्रॉस करनी है और आपको हमेशा आत्मविश्वास के साथ ही जीवन में आगे बढ़ना है। जागृति, 10th के बाद आजकल के युवा तो और भी जागरूक हो गए हैं। लोग अपने करियर के प्रति काफ़ी सोचने लगते हैं कि कौन से विषय लें, कौन से विषय नहीं लें। तो 10th के बाद आपने ये डिसीजन, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने इंजीनियरिंग की है, तो आप इस डिसीजन पे कैसे आई कि आपको साइंस करना है, और क्या कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि आप कभी सिविल सर्विसेज में जाएंगे आगे? देखिए, बैक ऑफ द माइंड की बात करूं तो एक विचार था जी, जिसे हम विश कहते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होना और आप ये 2-3 वर्ड्स IAS, IPS, कलेक्टर, SP ये सुनते ही रहते हैं जी। तो एक विचार था, प्लान नहीं था। मैथ्स मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा मेरे इंटरेस्ट बेटर अलाइंड हैं और मुझे एक सिक्योर फाइनेंशियल जॉब चाहिए थी, तो मुझे लगा इंजीनियरिंग वो मुझे देगी।
और इवन 12th करने के बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। वहाँ भी मेरा ध्यान अपने विषयों को अच्छे से समझना और आर्थिक रूप से सशक्त होने पर था। तो मैंने गेट की परीक्षा दी। मैंने BHEL भोपाल में 2 साल तक अभियंता के पद पे नौकरी की और BHEL में जा करके ये जो विचार कहीं सिविल सर्विसेज का था वो एक प्लान में तब्दील हुआ। मैं ये दृढ़ निश्चय हुआ कि शायद मुझे यही करना है। जी, तो जब आप जॉब कर रही थी तब आपके मन में कहीं आया कि हम ये भी करियर पाथ चूज़ कर सकते हैं और हम सिविल सर्विसेज में मैं जाना चाहूँगी। जी, जागृति, कॉलेज का क्या रोल रहा आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? आपके कॉलेज के एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, मैं बिल्कुल, मुझे अब आपने ये प्रश्न पूछा है तो ईयर वाइज याद आ रहे हैं। जब मैं फर्स्ट ईयर में गई तो एक स्कूल का बच्चा थोड़ा सा पैम्पर्ड होता है। जी। मैंने कहा कि टीचर्स अभिभावक जैसे ही होते हैं, तो बहुत ही पैम्पर्ड थी, प्रोटेक्टेड थी। मुझे बड़ा डर लग रहा था जी। कि कैसे होगा, मैं किसी को जानती नहीं हूँ। तो वो पहला स्कूल का दिन मुझे याद आ रहा था। वहाँ जाकर के मैंने एक इंडिपेंडेंस का पार्ट सीखा। शायद मेरा पूरे फर्स्ट ईयर मैंने इंडिपेंडेंट होना सीखा, खुद के बलबूते अपने सारे कामों को करना। क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं स्कूलों में, यूजुअली एक पर्टिकुलर सिटी के बच्चे होते हैं, पूरे देश से बच्चे आए हुए थे। एक सांस्कृतिक जोड़ मेरा मजबूत हुआ। मैं कई तरह के लोगों को, कई तरह के क्षेत्रों को समझने लग गई। उससे मेरी पर्सनालिटी में एक इंक्लूसिविटी आई, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में मैंने ज़्यादातर अपने विषय वस्तु को समझा और चूंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था तो रिन्यूएबल की इंपॉर्टेंस, एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस, उसके प्रति मेरी सेंसिटिविटी बढ़ी। जी। इसी बीच में कई सारे इवेंट्स होते थे, तो कॉन्फिडेंस में एनरिचमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि कॉलेज में वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने डिग्निटी ऑफ लेबर को समझा। जब मैं वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए जाते थे, हम लोग ट्रेनिंग के लिए जाते थे फील्ड पर, तो डिग्निटी ऑफ लेबर समझने में बहुत मदद मिली कि हर व्यक्ति जो कुछ भी वो काम कर रहा है उसकी गरिमा है और उसकी हमें सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से मेरे कॉलेज का बहुत रोल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे आर्थिक रूप से उन्होंने इंडिपेंडेंट बनाया। मुझे BHEL की नौकरी मिली कॉलेज की पढ़ाई के ज़रिए, जी। जहाँ पर रह करके मेरे दिमाग में ये आया कि अब मैं सोचूं कि सिविल सर्विसेज मेरे लिए कैसा करियर रहेगा। जी। जागृति, जैसा कि आपने बताया कि आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का इन्वायरमेंट चाहिए था, तो जब आपकी BHEL में नौकरी लग गई, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो गई, तो ये स्विच कैसे आया कि क्योंकि अब जब आप एक फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते हैं, स्पेशली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए, तो लगता है कि नहीं अब सब बढ़िया चल रहा है, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। पर ये स्विच कैसे आया कि नहीं अब मैं सिविल सर्विसेज की तरफ रुख करूं? क्योंकि आपने अपनी, जैसे कि हम सबको पता है कि आपने अपनी जॉब छोड़कर इस परीक्षा की तैयारी की, तो जॉब छोड़ना मतलब वो दरवाज़ा शायद हमेशा के लिए बंद करना। तो आपने कहाँ से ये रिस्क लेने की आप में एबिलिटी आई और आपने ये स्विच किया कि नहीं अब मुझे इसी क्षेत्र में जाना है, मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है? जी देखिए, जॉब करते हुए जो मेरा पहला फर्स्ट ईयर था उसमें मुझे अच्छा लग रहा था, मैं जॉब कर रही थी। धीरे धीरे जब मैं और काम को समझने लग गई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो इसका कार्य क्षेत्र है जी। उतना व्यापक नहीं है जितना मैं अपने करियर में चाहती हूँ। जी। वहाँ पे रहते हुए मैं ट्रांसफार्मर डिवीजन में कार्यरत थी। मेरा इंटरेक्शन होता था लेबर वर्ग से, महिला वर्ग से। जी। उनकी समस्याएं सुनती थी। तो कई बार डिस्कशन के जरिए मैं ये सोचती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ इनके लिए और इन जैसे उन तमाम लोगों के लिए जो समाज का हिस्सा हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं जवाब मिलने लगा कि वो सिविल सेवा परीक्षा है जो ऐसा मौका देती है। व्यापक कार्य क्षेत्र है, ज़मीनी स्तर पे काम करने का मौका मिलता है। तो बस फिर जनवरी 2019 में मैंने ये एक दृढ़ निश्चय ही ले लिया कि जो मेरी पर्सनालिटी है, मुझे लोगों से मिलना, बात करना, ज़मीन पर उतर के काम करना पसंद है। उसके लिए मुझे सिविल सर्विसेज पर जो करियर है वो सही रहेगा, मेरी खुद की ग्रोथ होगी, मैं समाज में कुछ योगदान दे पाऊंगी। तो बस एक दृढ़ निश्चय जनवरी 2019 कि करना है तो यही करना है। जी। फिर आपने जॉब छोड़ के फुल टाइम UPSC परीक्षा में आप उतर गई। जी। जागृति, अब हम आपके UPSC जर्नी पे आएंगे।
कितना मुश्किल रहा ये सफ़र, कितना आपको लगा कि कितनी मेहनत लगी, और क्या कुछ आपने सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़े इस एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त? और आप हमारे जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनमें से कई यूपीएससी एस्पिरेंट्स होंगे, तो आप स्टेज वाइज प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू का पूरी स्ट्रैटेजी हमारे दर्शकों को बता पाएँ कि आपने इस एग्ज़ाम की कैसे तैयारी की, आप कितना घंटा पढ़ती थी रोज़? आपने सबसे पहले पूछा कि किस तरीके की ये परीक्षा है, क्या कठिन परिश्रम और त्याग हैं। ये परीक्षा के लिए आपको समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। मैंने अपनी नौकरी इसीलिए छोड़ी क्योंकि मैं समय मैनेज नहीं कर पा रही थी। शायद उस तरह का धैर्य मैं नहीं रख पा रही थी जो ये परीक्षा मांग रही थी। जो मैंने सोचा कि पूरी तरह छोड़ करके अब बैठ जाते हैं जी। और बिल्कुल वो दरवाज़ा बंद कर दिया था जब मैंने वहाँ से छोड़ा। उसके बाद फिर फुल टाइम तैयारी शुरू, और मैंने अपना प्रथम प्रयास जॉब में रहते हुए ही दिया था। जून 2019 प्रथम प्रयास, जुलाई 2019 मैंने नौकरी छोड़ी। तो जून 2019 के प्रारंभिक परीक्षा में मेरा नहीं हुआ जी। वहाँ से मुझे समझ में आया कि अब फुल टाइम ही तैयारी लगेगी। त्याग के बारे में बताऊँ, मैंने किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दिया। सोशल मीडिया, मेरे जो कुछ हॉबीज़ थी, वेब सीरीज़ देखना, कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, क्योंकि भोपाल में रही, भोपाल में जॉब, तो फ्रेंड्स थे, सबको कम कर दिया और धीरे धीरे रोक ही लगा दी। मैं युवाओं को जो भी देख रहे हैं ये कहूँगी, देखिए यदि आप अनुशासन रख सकते हैं तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है अभिव्यक्ति का, जानकारी का। सभी मंत्रालय भी अपना अपना हैंडल्स वहाँ पर चलाते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, इन्फॉर्मेशन कम हो जाती है, तो मैंने वो छोड़ दिया। डेली 2 साल तक, 1 साल की तैयारी, 1 साल की तो प्रक्रिया ही है, 8 से 9 घंटे रोज़ पढ़ना। कई बार मन होता था, कई बार नहीं होता था, लेकिन रोज़ उस मोटिवेशन के साथ उठना और पढ़ना, ये मेरा त्याग रहा है। फिर आपने मुझसे स्ट्रैटेजी के बारे में बात की, तो मैं सभी के साथ एक शॉर्ट में स्ट्रैटेजी शेयर कर देती हूँ। देखिए, जब भी आप स्टार्ट करें, सबसे पहले सब्जेक्ट को समझिए, एग्ज़ाम्स की डिमांड्स क्या हैं। यूपीएससी के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करिए, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है, कहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले जब मैंने 1 महीना लेकर के ये काम किया है जी। उसके बाद फिर अपने संसाधन, बुक लिस्ट, क्या बुक्स पढ़नी है उसको डिसाइड कर लीजिए। बुक लिस्ट आप अपने कंफर्ट से, आप किस स्टाइल की रीडिंग प्रेफर करते हैं, किस स्टाइल का आपको राइटर पसंद है, उस हिसाब से मैंने चूज़ की। बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, 5 से 10 बार डिपेंडिंग ऑन योर ओन कैपेसिटी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर स्टेज पे, कमियां निकालनी पड़ेंगी हर जो भी प्रैक्टिस के दौरान आएंगी, उन कमियों को दूर करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा। कमियों को इम्प्रूव करते जाएंगे, आपकी सारी लूप होल्स कवर होते जाएंगे, आप एक परफेक्ट एस्पिरेंट की तरह इवॉल्व होंगे। और सबसे ज़रूरी मैं बताऊं इस जर्नी में निवेदिता, ज़रूरी है अपनी ऊपर आत्मविश्वास रखना कि आप कर लेंगे। मैं अक्सर ये एक कोटेशन में शेयर करना चाहती हूँ जो मैं हमेशा सोचती थी, हर चीज़ का हल है, आज नहीं तो कल है, तो हल निकलेगा ज़रूर। उस तरह की सकारात्मकता के साथ रहिए। प्रीलिम्स की बात करूं तो मॉक टेस्ट लगाइए ताकि आपको उससे समझ में आए कि क्या कमियां रह जाती हैं, और एक बैलेंस अप्रोच, बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स ना हो, चूँकि अभी कट ऑफ थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है जी। मेंस में लिखने की प्रैक्टिस, खूब स्पीड में लिखना। आपको 7-10 मार्क का क्वेश्चन लगभग 7 मिनट में, यानी 2 पेज 7 मिनट में लिखने होते हैं, 3 पेज 10 मिनट में लिखने होते हैं। इंटरव्यू की बात करूं तो वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, तो ज्ञान से ज़्यादा आप ज्ञान को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका ओपिनियन आप किन तथ्यों के ज़रिए बनाते हैं, उन चीज़ों पे आपको परखा जाएगा। एक मैनरिज्म हो, एक रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी, एक अवेयर सिटीज़न की तरह आप खुद को वहाँ पे रिप्रेजेंट करिए। यही मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी रही है। जी जागृति, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स हमारे दर्शकों के साथ आज शेयर किए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि ये जो जितनी भी आपने स्ट्रैटेजी शेयर की है ये इनको बहुत ही लाभदायक साबित होंगी, हमारे सारे एस्पिरेंट्स के लिए, हमारे सारे दर्शकों के लिए जो भी आगे इस परीक्षा को देना चाहते हैं। जागृति, आपके फैमिली में आप सबसे क्लोज किससे हैं और सबसे ज़्यादा आपका सपोर्ट किसने किया, और क्या कभी लो मोमेंट्स आते थे कि लगता था कि शायद ये नहीं हो पा रहा है या फिर गलत डिसीजन ले लिया है,
है, और अगर वो आते भी थे तो आपने उन्हें कैसे टैकल किया और कैसे आपने एक मेंटल हेल्थ बनाई रखी कि नहीं इस परीक्षा में आगे बढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम काफ़ी मेंटली एग्जॉस्टिंग भी हो सकता है कई बार। तो आपके घर में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किसने किया और आपने अपना मेंटल हेल्थ कैसे बनाए रखा? देखिए, वैसे तो हम लोग घर में सभी लोग बहुत क्लोज हैं और मेरे मम्मी पापा भाई तीनों से मेरा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। साथ ही मेरे बड़ी मम्मी और मेरे बड़े ताऊ जी, इन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। लेकिन अगर मैं कोई एक व्यक्ति मुझे कहना हो तो मैं कहूँगी मेरा भाई। नौकरी छोड़ने के टाइम पे सपोर्ट, जब थोड़ा सा पेरेंट्स हेजिटेट कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी ये डिसीजन ले लिया है, थोड़े दिन बाद मैं उसमें डिली डाली करने लगूँ, उस समय उसने सपोर्ट किया कि यदि आपने कोई सपना देखा है, आपका पैशन है, तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए। जी। हाई लो मोमेंट्स तो आएंगे क्योंकि लंबी प्रक्रिया है, 2 साल जैसे मैंने कहा मुझे लग ही गए। जी। तो सकारात्मक सोच रखनी है। जो भी दिक्कत होती थी एक खुल करके किसी भी मेंबर से डिस्कस कर लीजिए। जी। मैं अपने भाई से, माता पिता से, ज़्यादातर भाई से डिस्कशन होता था। नंबर कम आ गए, कोई सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आ रहा, बांट लेने से मुझे लगता है मुसीबत थोड़ी सी कम लगने लगती है। जी। तो उस तरह से, और फिर वो मुझे कहते थे कि आप पढ़ो, लास्ट मोमेंट तक लगे रहो, सोचो ही मत कि नहीं हो पा रहा है। जी। मेंटल हेल्थ के लिए भी मैं कहूँगी एक बैलेंस चाहिए। मेंटल एक अच्छा माइंड एक अच्छी बॉडी में ही रहता है। तो 30 मिनट डेली एक्सरसाइज या वॉक, कुछ तो करने के लिए कि मैं फिजिकल एक्टिव रहूँ। कोई भी छोटी सी हॉबी जो बहुत ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम करे आपका, उसको डेवलप कर लीजिए। जैसे कभी कोई वेब सीरीज़ की एपिसोड देख ली, कोई गाना सुन लिया। साथ ही एक सकारात्मक सर्कल दोस्तों का घर पे, कि आप हर शाम बैठ कर के यदि अपनी बात करें तो आप खुद ऊर्जावान महसूस करें, वो आपको एक एनर्जी देते रहें हर दिन सुबह उठ के मेहनत करने की। तो इस तरह से आप अपना मेंटल वेलबींग बनाए रखिए, हिम्मत मत हारिए। जी। दर्शकों, जागृति ने आपके साथ काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्स यहाँ पे शेयर की हैं कि आप अपनी मेंटल वेलबींग कैसे बनाए रख सकते हैं। आप एक हॉबी परस्यू कीजिए, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं आप उनसे बात करते रहिए और कभी भी हिम्मत मत हारिए। और शायद वल्लभ भाई पटेल ने भी ऑल इंडिया सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा है, क्योंकि आप जिस पोजीशन में से एग्जाम को क्लियर करने के बाद पहुँचते हैं वो एक बहुत ही जिम्मेदारी की पोजीशन होती है। तो हम जागृति आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप किन किन सोशल इश्यूज़ के बारे में पैशनेट हैं, क्योंकि अब आप एक ब्यूरोक्रेट बनेंगी, जिन पे आप काम करना चाहेंगी। ऐसे कौन कौन से सोशल इश्यूज़ हैं जिनके बारे में आप बहुत पैशनेटली फील करती हैं और उन पे काम करना चाहेंगी? एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि मेरा जन्म एक ग्राम से है और वहाँ से थोड़ा आज भी कनेक्ट है। मेरे पापा भी एक ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए ही रहे हैं। मेरा रूरल डेवलपमेंट के लिए पैशन है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, रूरल एरियाज़ को इंजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बना दूं। छोटे छोटे उद्योग हों जिनके प्रोडक्ट MNCs में जाकर के मार्केट तलाश सकें, वहाँ compete कर सकें। अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी कुछ गांव में प्रेजेंट हो। और जो हम कहते हैं ना, इंडिया का सोल है गांव, जी। तो वो जो कल्चर है रूरल एरियाज़ का, हम उसको भी एक इंटैक्ट रख सकें, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन को हटा सकें, ताकि एक वाइब्रेंट रूरल इकोनॉमी, रूरल सोसाइटी इंडिया में मैं चाहती हूँ मैं उस फील्ड में अपना योगदान दूँ। तो जी, आप ग्रामीण विकास पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे, अब रूरल डेवलपमेंट में फोकस करना चाहेंगे, और आप चाहेंगे कि जो उद्योग वहाँ पे हैं, बहुत नीचे स्तर पे जो उद्योग हैं, वो MNC के लेवल पे भी कॉम्पीट कर सके, उनके प्रोडक्ट्स भी कॉम्पीट कर सके। जागृति, हम पूरी टीम के तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आपकी ये सारी विशेष पूरी हों। आप क्या फाइनल टिप्स देना चाहेंगी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको? और एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, क्योंकि अब आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और आप पिछले 2 साल से सिर्फ पढ़ ही रही थी, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जब आप करना चाहेंगी कि शायद दोस्तों से नहीं मिल पाई या मूवी नहीं देख पाई, तो ऐसी आप कुछ चीज़ें करना चाहेंगी कि बस ट्रेनिंग से पहले मुझे ये तो करना ही है, क्योंकि आप पिछले 2 साल से सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, तो ऐसा कुछ है? और आप एक फाइनल जो टिप्स हमारे एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगी जागृति? पहले तो मैं अपने प्लान्स का बताऊं। जब मैं तैयारी कर रही थी इंटरव्यू की, तो मध्य प्रदेश के बारे में काफ़ी पढ़ रही थी जी। इनफैक्ट इंडिया के बारे में भी पढ़ रही थी। तो मुझे टूरिज्म के बारे में बहुत सारी नई नई प्लेसेस मिली हैं। वो इतनी, आई थिंक दे आर सो ब्यूटीफुल कि वो वर्ल्ड में compete कर सकती हैं और अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं, तो मैं उनको एक्सप्लोर करूँगी। और फाइनल टिप्स मैं यदि बताऊँ सभी एस्पिरेंट्स को, तो देखिए, जब भी स्टार्ट करिए कन्फ्यूजन मत रखिए, एंजाइटी ना रहे, इसीलिए सब्जेक्ट को समझ लीजिए। जब भी आप प्रैक्टिस करें और अगर नंबर कम आए
तो ये याद रखिए कि वो ये दिखाता है कि आपकी तैयारी में कमी कितनी रह गई है, वो आपका आकलन नहीं है। तो कभी भी उससे बॉग डाउन नहीं होना है। जब पढ़ें तो किताब पढ़ने की एक छोटी सी मैं टिप देना चाहती हूँ। पहली रीडिंग में सिर्फ समझिए, दूसरी रीडिंग में पेंसिल से अंडरलाइन, तीसरी रीडिंग में पेन से अंडरलाइन, चौथी रीडिंग में हाईलाइट। तो सिर्फ वो पोर्शन हाईलाइट होगा और आप कम करते जाएंगे हर एक स्टेज के बाद। एक लिमिटेड बचेगा आपके पास जो आपको बार बार रिवाइज करना होगा। लिख लिख करके पढ़िए। मुझे लगता है कि जब हम आंखों से पढ़ते हैं तो लिमिटेड रिटेंशन है, जो एक बार मसल मूव कर जाती है किसी चीज़ के लिए तो ज़्यादा अच्छा स्टोरेज हो जाता है ब्रेन में। तो ट्राई करिए, अगर आप लिख लिख करके पढ़ें, उससे मुझे फ़ायदा हुआ, आपको भी हो सकता है। और फिर से एक बार कहूँगी, आप जहाँ कहीं भी हैं, जो कुछ भी संसाधन आपके पास हैं, आप शुरू करिए। जब हम पहाड़ चढ़ते हैं, पहला कदम उठाते हैं तो फिर रास्ता ढूंढते चले जाते हैं। तो बस शुरू करिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जी जागृति, आपसे बात करते समय हमें पता ही नहीं चला कि टाइम कब बीत गया, और मैं तो आपसे काफ़ी और सवाल पूछना चाहती हूँ और शायद हमारे दर्शकों के मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, पर समय का हमारे पास कमी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप यहाँ पे आई, और पूरी दूरदर्शन मध्य प्रदेश की टीम की ओर से आपके आगे की जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका करियर भी बहुत सक्सेसफुल रहे, ऐसा हम सभी विश करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आई। धन्यवाद निवेदिता, दूरदर्शन मध्य प्रदेश का धन्यवाद कि मुझे यहाँ पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आपने मौका दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। धन्यवाद जागृति। जैसा कि दर्शकों जागृति ने भी बताया, जब आप मॉक टेस्ट देंगे, जब आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तो ऐसे कई मोमेंट्स आएंगे जब आपको फील होगा कि शायद अब नहीं हो पा रहा है। तो उन समय में आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको हिम्मत रखना है, आपको परिश्रम करते रहना है, और शायद एक ऐसा समय आएगा जब सफलता आपकी भी कदम चूमेगी। तो दोस्तों, अब वक्त हुआ है विदा लेने का, और देखते रहिए कार्यक्रम युवा समय, और मुझे आज्ञा दीजिए, और साथ ही अपना ख्याल रखिए। आगे दीजिए यानी मुझे, डिम्पल तिवारी को।